मुसीबत को। सच के साथ हम करते हैं बातें साफ, हर खबर पक्की खबर सिर्फ न्यूज़ एक्सप्रेस पर। यार आपको पता है दिन दहाड़े लड़की को अगवा कर लिया? मालूम है। अरे बाबूजी पता है आपको 20 लोग मर गए बस पलटने से। पता है। फिर 2 मंत्री घूस से तो पकड़ा गया। पता है भाई। आपको न्यूज पता है? कहाँ देखा? आपने नहीं देखा? न्यूज़ एक्सप्रेस। नमस्कार, मैं हूं यशवी पाठी। जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है। दोस्तों, परिवर्तन प्रकृति का नियम है, लेकिन परिवर्तन में भी अपनी जड़ों को नहीं छोड़ा जाता, जिनसे हम जुड़े हुए हैं, जिन्होंने हमें आबाद रखा है, वरना हम भी दरख्त की तरह सूख जाएंगे। लेकिन शायद मौजूदा दौर में बीजेपी ने प्रकृति के इस नियम को भुला दिया है। पिछले कुछ सालों में बीजेपी में वो नेता हाशिया पर चले गए हैं जिन्होंने बीजेपी की नींव रखी, जिन्होंने पार्टी को बुरे वक्त से उभारा, संबल दिया, स्थापित किया। वक्त बदल गया है। कार्डर बेस पार्टी अब हाईटेक हो गई है। मैसेज पर भी करोड़ों सदस्य बनाए जा रहे हैं। बीजेपी नए अवतार में नजर आ रही है, लेकिन बीजेपी जिस विरासत को संभाले हुए थी, अब शायद वो दरकने लगी है। गाहे बगाहे पार्टी में ही विरोध की आवाजें भी बुलंद होती रहती हैं। ऐसे में सवाल उठना भी लाजमी है, बीजेपी क्यों हाशिए पर है? कीचड़ में कमल खिलाने वाले दल बदलुओं पर कितना भरोसा जताती है भाजपा? इन्हीं सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे आज जनता मांगे जवाब में। लेकिन पहले 10 बड़ी खबर। पूर्व मंत्री हिम्मत कोठारी ने पीएम मोदी और अमित शाह को लिखा खत। अडवाणी समेत दूसरे बुजुर्ग नेताओं को हाशिए पर धकेलने का आरोप। जनता मांगे जवाब में आज इसी पर चर्चा। कार्य समिति की बैठक में आए अरुण जेटली ने शिवराज के काम को सराहा। बोले कृषि में आगे, उद्योगों में भी हालत पहले से बेहतर। रायपुर में भूपेश बघेल और अजीत जोगी के बीच तीखी बयानबाजी। जोगी ने कहा, मैंने आईना दिखाया तो बुरा मान गए। बघेल ने कहा, जिसे बुरा लगा वो जाने। छत्तीसगढ़ बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक खत्म। मंत्रिमंडल और विस्तार और निगम मंडल आयोग में नियुक्तियों को लेकर हुई चर्चा। सिमी आतंकी गुफरान अहमद को 5 दिन की पुलिस रिमांड। रायपुर सीजीएम कोर्ट में किया था सरेंडर। स्लीपर सेल में रहकर हैदराबाद बेंगलुरु धमाके में मदद करने का आरोप। मुरैना में जानबूझकर ड्राइवर ने सिपाही को रौंदा था। पुलिस पूछताछ में ड्राइवर ने कबूला। भोपाल में पीएटी के संविदा कर्मचारियों ने किया अर्धनग्न प्रदर्शन। पिछले 4 दिन से हड़ताल पर हैं कर्मचारी। विधानसभा सचिवालय में फर्जी नियुक्त मामले में कमलाकांत शर्मा और सत्यनारायण शर्मा गिरफ्तार। 17 कर्मचारियों पर है फर्जी नियुक्त कराने का आरोप। नीमच के अडानी सोया प्लांट में हादसा, 5 मजदूरों की मौत। पानी के टैंक में गिरे थे मजदूर। हादसे में मैनेजमेंट ने साधी चुप्पी। और भिंड में बाइक चोर की जमकर पिटाई। पेड़ से बांधकर लोगों ने धिना, फिर किया पुलिस के हवाले।
21वीं सदी की शुरुआत में एक शब्द अस्तित्व में आया था, जनरेशन गैप। मौजूदा दौर में ये मौजूद है और सियासत में भी यही जनरेशन गैप नजर आ रहा है। जिन्होंने पार्टी को खून पसीने से सींचा, अब वो मूक दर्शक भी नहीं बन पा रहे हैं। सियासत की तासीर भी देखिए, सत्ता के लिए बेगानों को भी अपना कर लिया। कुनबा बढ़ गया, अब वही अपनों में पराये से लगने लगे हैं। लोहा पिघलने लगा है, वक्त की नजाकत है। खामोश होना मजबूरी भी है और जरूरी भी, लेकिन सब कुछ चुप करना मुश्किल है। फिर भी इशारों से, कभी ब्लॉग से तो कभी खतों से गुस्से का इजहार हो ही जाता है। तो भोपाल में बीजेपी कार्य समिति की बैठक चल रही है, लेकिन इस बैठक में एक खत ने पार्टी के अंदरूनी दहकते द्वंद्व को बाहर ला दिया। इस पत्र ने नेताओं को बोलने पर मजबूर कर दिया और सियासी मायनों को अल्फाज दिए। ये दर्द है, ये कसक है, ये नाराजगी है अपनी ही पार्टी से। मध्य प्रदेश के सीनियर बीजेपी नेताओं में शुमार और पूर्व मंत्री हिम्मत कोठारी ने हिम्मत दिखाते हुए न सिर्फ पार्टी पर उंगली उठाई, बल्कि नसीहत देने वाले तेवरों के साथ पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह को ये पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने पार्टी के स्थापना दिवस के मौके पर लाल कृष्ण आडवाणी जैसे संस्थापक सदस्यों को बीजेपी के कार्यक्रम का बुलावा तक नहीं दिए जाने पर सवाल उठाए हैं। माननीय श्री अमित शाह जी, विषय भाजपा के स्थापना दिवस कार्यक्रम में माननीय श्री लालकृष्ण आडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी जी व अन्य वरिष्ठ संस्थापक सदस्यों को कार्यक्रम में आमंत्रित नहीं करने के संबंध में। मान्यवर, माननीय आडवाणी जी, माननीय मुरली मनोहर जी जैसे वर्तमान में विद्यमान नेताओं की वजह से सारे देश में भाजपा का विस्तार हुआ और जनता पार्टी इस मुकाम पर पहुंची। अगर इन नेताओं का प्रयास और परिश्रम नहीं होता तो आज केंद्र में स्पष्ट बहुमत पार्टी को नहीं मिलता। लेकिन इन सदस्यों को स्थापना दिवस के कार्यक्रम में आमंत्रित नहीं करना पीड़ादायक है। इस घटना पर आप जरूर विचार करेंगे। हिम्मत कोठारी। अमित शाह, पीएम मोदी और राष्ट्रीय संगठन महामंत्री रामलाल को लिखे खत में कोठारी ने जमकर भड़ास निकाली है। न्यूज एक्सप्रेस से खास बातचीत में हिम्मत कोठारी ने साफ कहा कि बीजेपी में अब पहले वाली बात नहीं है। जाहिर है बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। कोठारी के खत की गूंज भोपाल में चल रही बीजेपी कार्य समिति की बैठक में भी सुनाई दी। हिम्मत कोठारी खुद तो इस बैठक में शामिल नहीं हुए, लेकिन उनका खत सुर्खियों में बना रहा। बीजेपी नेताओं को इस बात का शायद अंदाजा है कि हिम्मत दिखाने वाले कोठारी के खिलाफ कार्रवाई की गाज गिर सकती है, लिहाजा नेताओं ने उनके दर्द से किनारा कर लिया। साथ ही मशवरा भी दिया कि ऐसे मामलों में बयानबाजी करने से बचना चाहिए। बोलते समय संयम बरतना चाहिए, अपनी सीमा रेखा किसी को नहीं लांघना चाहिए और पार्टी की मर्यादा का पालन करना। हिंदुस्तान में संगठन भी सर्वश्रेष्ठ है मध्य प्रदेश का भाजपा का, और सरकार भी सर्वश्रेष्ठ है, और इसका प्रमाण लगातार तेज गति से प्रदेश का विकास करने के लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को 4 साल से पुरस्कार मिल रहा है। बीजेपी नेताओं ने भले ही कोठारी के पत्र से पल्ला झाड़ लिया हो, लेकिन कार्य समिति के होर्डिंग्स में दिग्गजों की गैर मौजूदगी इशारा थी कि बीजेपी में बदलाव की बयार चल रही है और अब पार्टी नए अवतार में नए चेहरों के साथ आगे बढ़ रही है। वैसे पिछले कुछ सालों में जिस तरह से बीजेपी ने चुनावी मझधार में नैया पार लगाने के लिए दूसरी पार्टियों के खिवैयों का सहारा लिया, उससे पार्टी खुद मजबूत हुई हो या नहीं, पर विरोधी कमजोर जरूर हुए हैं। ये बीजेपी की रणनीति हो सकती है, लेकिन अब वही आयातित नेता गुमनामियों में खोए हुए हैं। कुछ विधायक सांसद बनकर मुतमईन हो सकते हैं, लेकिन शायद बीजेपी दिल से उन्हें आज भी कबूल नहीं कर पाई है। भागीरथ प्रसाद सांसद, राव उदय प्रताप सिंह सांसद, चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी, संजय पाठक विधायक, नारायण त्रिपाठी विधायक, दिनेश अहिरवार विधायक, ये वो नाम हैं जिन्होंने ऐन मौके पर अपना दल बदल लिया, बीजेपी में शामिल हो गए, लेकिन अब तक पार्टी के रंग में रंग नहीं पाए हैं। वहीं बीजेपी उन नेताओं को भी पूरी तरह से कबूल नहीं कर पाई है जो पार्टी छोड़कर गए और वापस आ गए, जैसे शैलेंद्र प्रधान,
भगवान दास सबनानी, नरेंद्र पिलथरे और प्रहलाद पटेल। कांग्रेस अध्यक्ष अरुण यादव ने बीजेपी के इस रवैये पर चुटकी ली है। जहाँ जहाँ भाजपा का शासन है वहाँ विकास नहीं, वहाँ विनाश हो रहा है, और उस दर्जे में मध्य प्रदेश सबसे अव्वल है। मध्य प्रदेश की भाजपा की जो सरकार है पूरे देश भर सबसे भ्रष्ट सरकार मानी जा रही है आज की तारीख में। मैं तो इतना ही कह सकता हूं कि जो दल बदलू हैं उनको ये समझना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ यूज एंड थ्रो का सिद्धांत जानती है। वो जो भी गए वो न घर के न घाट के रहेंगे, वापस भटकते हुए फिर कांग्रेस के लिए आएंगे। भोपाल में प्रदेश कार्य समिति की बैठक चल रही है। मोदी के दूत बनकर जेटली आए, सरकार के काम की तारीफ की। लाल बत्ती की आस लगाए कार्यकर्ताओं को भी प्रदेश बीजेपी नंद कुमार सिंह चौहान संगठन की राय बताते हुए दो टूक कहा कि सांसद विधायकों को निगम मंडल नहीं मिलेंगे और जिनको मिलेंगे उनको विधायक सांसद बनने का मौका नहीं मिलेगा। मौजूदा मंथन में बीजेपी अवतार में नजर आ रही है। चाल, चरित्र और चेहरे पर जोर देने वाली पार्टी के चेहरे बदल रहे हैं और ऐसे में कीचड़ में कमल खिलाने वाले हाशिए पर हैं। रतलाम से अमित निगम और भोपाल से सुधीर दंडोतिया के साथ राशिद अहमद खान। तो जब मौका परस्त हो जाए सियासत, हाशिए पर आ जाए बुजुर्ग नेता, सत्ता के लिए होने लगे समझौते, तो सवाल उठते हैं। मध्य प्रदेश में जेटली के जादू की जरूरत क्यों? बीजेपी में क्यों हाशिए पर हैं कीचड़ में कमल खिलाने वाले? दल बदलुओं पर कितना भरोसा जताती है भाजपा? तो इस मसले पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी नेता शैलेंद्र शर्मा जी। शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। संघ विचारक रमेश शर्मा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। और विशेष टिप्पणी के लिए मौजूद हैं गिरिधर शंकर जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल हमारा शैलेंद्र शर्मा जी आपसे ही है। पहला तो आज प्रदेश कार्य समिति की बैठक है, इसमें अरुण जेटली जी का आने का क्या मतलब है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्य समिति की बैठकें जब भी होती हैं तो केंद्रीय नेतृत्व से वरिष्ठ नेता हमेशा आते हैं। अरुण जेटली जी पहले भी कई बार प्रदेश कार्य समिति के उद्घाटन के लिए आए हैं मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश के प्रभारी भी रहे हैं, और अभी उनका आना कोई ऐसे अचंभे की या कोई ऐसी विचित्र घटना नहीं है, एक सामान्य है। मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक है, उद्घाटन सत्र में केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से वरिष्ठ नेताओं का आना हमेशा रहता है। नहीं, जो मैसेज जा रहा है वो मैसेज इस तरह से जा रहा है, कांग्रेसी जो टिप्पणी कर रहे हैं कि चूंकि इस समय जो एक मुद्दा व्यापम का छाया हुआ है, इसको लेकर मुख्यमंत्री को घेरने का प्रयास किया जा रहा है, तो इस समय सबसे खास कहे जाने वाले नरेंद्र मोदी जी के अरुण जेटली जी को इससे भेजा गया। उन्होंने बाकायदे क्लीन चिट भी दी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस बदनाम कर रही है हमारे मुख्यमंत्री को। तो एक तरह से मुद्दा जो छाया हुआ है उसमें मुख्यमंत्री को क्लीन चिट देने के लिए वो पहुंचे। मुझे नहीं लगता कि इस प्रकार की कोई बात, ठीक है, कांग्रेसी नेताओं का कहना, विपक्षी दल है, उनको अपनी तरफ से अपने भाव विचार प्रकट करना स्वतंत्र हैं, वो कुछ भी कह सकते हैं। ये प्रदेश कार्य समिति की बैठक में आकर के इस प्रकार की कोई क्लीन चिट देना इसलिए भेजा गया, ये तो मुझे लगता है कि बहुत ही ऐसा राजनीतिक आरोप है जिसको कि कोई सामान्य राजनीतिक कार्यकर्ता भी इसको स्वीकार नहीं कर सकता। बिल्कुल शैलेंद्र जी, हम आपसे अगला सवाल जरूर ये पूछेंगे कि जिनके अटल अडवाणी की तस्वीरों से आगमन में जब पूरा भोपाल शहर पट जाता था, आज उस कार्यस्थल में जहां ये मीटिंग चल रही वहां एक फोटो भी नहीं दिखी। लेकिन रमेश शर्मा जी, जितना अभी आपने शैलेंद्र शर्मा जी ने कहा कि अरुण जेटली का आना एक महज एक जिस तरह केंद्रीय नेतृत्व आता है वही एक प्रक्रिया में था। नहीं, निश्चित रूप से जब भी कभी कार्य समिति की बैठकें होती हैं राजनीतिक दलों की, उससे केंद्र से कोई ना कोई बड़ा नेता आता है। तो इस बार अरुण जेटली आए हैं, इसको बहुत अलग से और एक आश्चर्य से या विशेष ढंग से देखने की इसमें आवश्यकता नहीं है। और विपक्ष की, जैसा कि शैलेंद्र जी ने भी कहा, उनको टिप्पणी तो करना ही चाहिए। और क्लीन चिट जैसी इसमें कोई बात नहीं। शिवराज जी पर ना तो कोई अभी आरोप लगा है और ना भी आरोप साबित हुआ है। एक लंबे पत्रकारिता के अनुभव के बाद मैंने ये महसूस किया है कि कुछ भी हो, विरोधी दल आरोप लगाता है शीर्ष नेतृत्व पर, और उसका एक कारण उसका यह है कि अगर वो शीर्ष नेतृत्व पर आरोप नहीं लगाएंगे तो उनके अपने पास करने के लिए कुछ नहीं रहेगा। ठीक उसी प्रकार मुझे लगता है
विपक्ष अपना मुद्दा या अपनी जमीन तलाश करने के लिए शिवराज जी पर तो आरोप लगा ही रहा है, लेकिन उसमें क्लीन चिट जैसी कोई बात नहीं है। और शिवराज जी का जो काम है वो विरोधी दल और बाकी सबको तो देख लीजिए, उसको तो जनता देख रही है। आप देख लीजिए 10-12 साल पहले भोपाल मध्य प्रदेश में सड़कों की हालत, बिजली की हालत, पानी की हालत, आज उसमें जमीन आसमान का अंतर आया है। इसी वजह से ये सरकार और ये मुख्यमंत्री मुझे लग रहा है कि लोगों में लोकप्रिय हुए हैं और उस लोकप्रियता के कारण ही कहीं ना कहीं उन पर व्यक्तिगत आक्षेप लगाया जा रहा है। त्रिपाठी जी 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 शर्मा जी, गिरिजा शंकर जी, हम आपसे जब कल ये पता चला, 2 दिन पहले पता चला कि अरुण जेटली जी आ रहे हैं, तो इस समय जो मध्य प्रदेश को दरकार है वो ये है कि कुछ केंद्र से अधिक सहायता राशि मिले। तो लोगों को बड़ी उम्मीद थी कि अरुण जेटली जी आएंगे और कुछ न कुछ करेंगे, ज्यादा करेंगे। लेकिन जो हमें अपनी जानकारी है, उन्होंने जो इनको टैक्स लगाने पे जो राज्य का अपना भाग है उसको उन्होंने जरूर रिलीज करने के लिए किया, लेकिन किसानों के लिए अलग से कुछ भी बजट देने से उन्होंने कोई अपना नाता नहीं समझा और उन्होंने न कोई इस तरह से बात की। देखिए, आज जिस दौर में प्रदेश में संकट है किसानों के ऊपर, खेती में ओला पाला के कारण, तो जाहिर है कि ये अपेक्षा होती है केंद्रीय नेतृत्व से या केंद्र सरकार से राज्यों को कि केंद्र से सहायता मिलेगी। लेकिन अरुण जेटली का कार्य समिति में आने की वजह से ये सब होगा, ये ऐसा कोई ताल्लुक नहीं है। क्योंकि यदि केंद्र को सहायता देना है तो उसकी एक अलग सरकारी प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया में होती है। ये जरूर हुआ कि आने के बाद सबसे पहला कार्यक्रम उनका था मुख्यमंत्री के साथ प्रदेश के आर्थिक मामलों पर बातचीत। जाहिर है कि मुख्यमंत्री ने अपने राज्य का पक्ष रखा कि उनकी क्या जरूरतें हैं, क्या दिक्कतें हैं। लेकिन जब से ये मोदी सरकार आई है, आपने देखा होगा कि केंद्र राज्य संबंधों को रीडिफाइन करने की कोशिश की जा रही है। केंद्र राज्य संबंधों के बीच में जो आर्थिक मसले हैं उसको कुछ बेहतर बनाने की कोशिश की जा रही है और उसमें कोई फ्रेमवर्क डिसाइड किया गया है। अब जो भी कुछ जेटली जी कर सकते हैं वो उसी फ्रेमवर्क के अंदर ही कर सकते हैं, किसी भी राज्य को मदद करने के लिए। और आउट ऑफ द वे जाकर कोई मदद करने के लिए कार्य समिति में आने के अवसर को उसका लाभ मिलेगा, ऐसा नहीं है। उसकी अपनी एक सरकारी प्रक्रिया है। और जिस तरह की उम्मीद जो बाकी लोग लगाए हुए थे कि मोदी जेटली जी के आने से कोई राज्य की, जो पिछले कई दिनों से आप देख रहे होंगे कि राज्य की माली हालत ठीक नहीं है, इस बात की चर्चा काफी हो रही है। ये कितना सही है कितना गलत है अलग बात है, लेकिन इस चर्चा के दौर में यदि देश का वित्त मंत्री राजधानी में आता है प्रदेश के, तो ये अपेक्षा होना स्वाभाविक है कि जरूर कोई बात इस तरह होगी। और मुझे लगता है कि इसीलिए दोनों जो नेता हैं, मुख्यमंत्री और केंद्रीय वित्त मंत्री, दोनों के बीच राजनीतिक मसलों के पहले वो जो सवाल है, आर्थिक सवाल प्रदेश के, उस पर चर्चा हुई है। उसका निष्कर्ष क्या निकला है आने वाले समय में नजर आएगा। निष्कर्ष भी कुछ नहीं निकला। सामान्यतः अगर जब यूपीए की सरकार थी गिरिजा शंकर जी, तो जब भी इस तरह का मामला, पिछले साल का बता दूं, जब ओला पड़ा था, किसान परेशान हुए थे, तो मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि यूपीए सरकार हमारी मदद नहीं कर रही, सामंजस्य नहीं बैठा रही। मार्च दिल्ली में जाके धरना भी दिया जा रहा था। लेकिन अब चूंकि अपनी ही सरकार है और आप भी देख रहे होंगे आंकड़े, आपको भी मालूम है, कोई भी मदद नहीं मिली है अभी तक। उसके बाद भी चुप रहना एक मजबूरी हो गई है। उसके बाद भी कितने सौहार्दपूर्ण वातावरण में वित्त मंत्री देश के और मुख्यमंत्री के बीच चर्चा हो रही है, ये दरअसल एक विसंगति है। जब एक ही दल की सरकार केंद्र और राज्य दोनों में होती है तो उसका फायदा राज्य को कम मिलता है, नुकसान अधिक होता है। क्योंकि आप अपनी बात विरोध करते हुए आक्रामक तरीके से रख नहीं सकते, आप केवल अपनी बात अनुरोध के रूप में रखते हैं और वो अनुरोध भी एक पार्टी के डिसिप्लिन की सीमा में होती है। तो जाहिर है ये पूरा का पूरा डिपेंड करता है कि केंद्र की सरकार आपके राज्य को कितना दे। आप अपने अधिकार को भी मांगने में आपको उस तरह का रवैया आप अख्तियार नहीं कर सकते जिस तरह का रवैया आप दूसरे दल के सरकार केंद्र में होने पर होती है। तो वो जो नुकसान है दोनों ही दल की, एक ही दल की सरकारें दोनों जगह होने की, वो हम देख रहे हैं कि इस तरह की सहायता राज्य को नहीं मिल पा रही है। और ये एक वास्तविकता भी है और एक विसंगति है। बिल्कुल। रमेश शर्मा जी, आप संघ विचारधारा से भी जुड़े हैं, आपका पत्रकारिता में भी लंबा अनुभव है। एक सामान्य प्रक्रिया होती है, लोगों का एक संस्कार है। भारतीय जनता पार्टी संस्कार वाली पार्टी कही जाती है, कैडरबद्ध पार्टी कही जाती है। जब माँ बाप बुजुर्ग हो जाते हैं या जिनने आपको पाला पोसा बुजुर्ग हो जाते हैं तो भी लोग उनको नहीं भूलते, यहाँ तक कि उनकी मृत्यु हो जाती है तो भी नहीं भूलते। आज जिन लोगों ने, अटल अडवाणी जिनने इस पार्टी को यहाँ तक पहुंचाया, जैसा कि हिम्मत कोठारी जी ने पत्र लिख के कहा, आज उनकी उस कार्यस्थल तक में, उस जहां मीटिंग हो रही है उस जगह तक में उनकी एक फोटो भी देखने को नहीं मिली। क्या ये बीजेपी का नया अवतार है?
नहीं, लेकिन यहाँ ये दो अलग अलग बातें हैं जी। एक खास तौर से भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस में आडवाणी जी का उपस्थित ना होना है एक बात, दूसरा हिम्मत कोठारी जी का पत्र लिखना, ये दो अलग अलग बातें हैं। जहाँ तक मुझे लग रहा है, क्योंकि संघ के बड़ी संख्या में लोग भारतीय जनता पार्टी में हैं और वो स्वाभाविक रूप से संस्कारों के अनुरूप और भारतीय संस्कृति के अनुरूप ही कार्य करते हैं। मैं इस बात को मानने तैयार नहीं हूँ कि आडवाणी जी को निमंत्रण ना गया होगा, आडवाणी जी को आमंत्रण जरूर गया होगा, स्वाभाविक रूप से वो किसी कारणवश उपस्थित नहीं हो पाए। तो एक बात, हिम्मत कोठारी जी का जो पत्र लिखना है, जहाँ तक त्रिपाठी जी आपने भी लंबे समय तक पत्रकारिता में हिम्मत जी से कई बार बातचीत की होगी, हिम्मत जी की दो विशेषताएं हैं। एक तो वो एक समर्पित कार्यकर्ता हैं, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा आत्म केंद्र का भाव उनके भीतर है। ऐसे मौके पर उन्होंने जो पत्र लिखा है, हाँ, ऐसे मौके पर जो उन्होंने पत्र लिखा है, स्वाभाविक रूप से कहीं ना कहीं अपना चेहरा और अपना नाम, कार्य समिति जब मध्य प्रदेश में हो रही है उस समय अपना नाम ऊपर लाने के लिए संभवतः उसका उद्देश्य। चलिए हम ये मुद्दा, रमेश जी अभी मुद्दा अलग कर देते हैं, हम आपसे ये सवाल कर लेते हैं कि उस जहां कार्य समिति की बैठक हो रही है वहां पे भी एक फोटो, चलिए अटल जी बीमार है, आडवाणी जी की एक फोटो नहीं मिली, सिर्फ मोदी अमित शाह इन्हीं की रहे। तो जनरली जिनने इस पार्टी को इतना बड़ा अपने खून पसीने से सींच करके बड़ा किया है, तो उनको कम से कम फोटो तो लगा देते। देखिए कुल मिलाकर के कई बार फोटो लगाने से या ना लगाने से कोई बहुत महत्व नहीं होता है, लेकिन मुझे जो लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के ज्यादातर कार्यकर्ता आडवाणी जी को और अटल जी को या मुरली मनोहर जोशी जी को, या बल्कि जो लोग दुनिया में नहीं हैं, दीनदयाल जी और दूसरे लोग, उनको कभी नहीं भूलते और हर कार्यक्रम में उनका स्मरण किया जाता है। और भारतीय जनता पार्टी जिस लाइन पर काम कर रही है, ये वही लाइन है जो वरिष्ठ नेताओं ने उसको बना करके दी है। और मैं समझता हूँ ये जो कोई बात है, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बात नहीं है और उपस्थिति भी उतनी बहुत महत्वपूर्ण बात नहीं है। अगर आप इतिहास देखें तो 1947 में जब हम आज़ादी का जो पहला दिन मना रहे थे, उसमें गांधी जी उपस्थित नहीं थे। तो क्या हमको ये मानना चाहिए कि जवाहरलाल नेहरू ने उनको आमंत्रित नहीं किया है, जो भी कुछ है? तो कई बार किसी बहुत बड़े मौके पर कोई बहुत बड़ा व्यक्ति, कोई बड़ा नाम अगर उपस्थित नहीं है, यहाँ तो इतने लोगों ने एक साथ उस पूरी रूपरेखा बनाई, 3 दिन से उसकी तैयारी हो रही, तो क्या अटल जी या आडवाणी जी की फोटो भूल गए लगाना? नहीं, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं लगे होंगे, हो सकता है। नहीं, कहीं नहीं लगे हैं रमेश जी, हम आपको बिल्कुल कंफर्म बताया, हमारे पास सारे वो फुटेज हैं, पूरे एक जगह से शुरुआत से लेके अंतिम जहां बैठक चल रही थी वहां तक की एक भी जगह ना अटल जी की ना आडवाणी जी की फोटो नहीं थी। मैं आपका उत्तर लूंगा, लेकिन हमारे साथ एक दर्शक है सागर से, लोकेन जी अपना सवाल करें। लोकेन जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हो तो सवाल करें। लगता है उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। जी रमेश जी। इस मामले में चूंकि मैं वहां पर था नहीं, शैलेंद्र जी वहां थे, तो इस मामले में बेहतर उत्तर शैलेंद्र जी दे पाएंगे। लेकिन कुल मिलाकर के ये बात मैं मानने को तैयार नहीं हूं कि संघ का कोई कार्यकर्ता या भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता अपने वरिष्ठों को, अपने मार्गदर्शकों को भूल जाएगा, ये मुझे लगता नहीं है। करीब मेरा 40-45 वर्षों का जो पत्रकारिता का अनुभव है, उसमें मैंने भाजपा के और संघ के कार्यकर्ताओं को अपने वरिष्ठों के प्रति समर्पित ही देखा है। त्रिपाठी जी, ये कैसा समर्पण है शैलेंद्र जी, जो मैंने एक फोटो लगाना भी उचित नहीं समझा, एक पोस्टर भी लगाना उचित नहीं समझा, जिनके आने पे पूरा शहर पड़ जाता था वो नहीं आए, ठीक है, लेकिन जब प्रदेश कार्य समिति की बैठक है तो उसमें अपने जो जिन्होंने इस पार्टी को खड़ा किया है, उस समय अगर ठीक है मोदी जी के नेतृत्व में आपने बहुमत हासिल किया, केंद्र में सरकार बनाई, शिवराज जी के नेतृत्व में आपने प्रदेश में सरकार तीसरी बार बनाई, तो जिन्होंने इस पार्टी को बनाया है, जिन्होंने गठित किया है, उनकी एक तस्वीर भी नहीं, क्या ये बुजुर्गों का अपमान नहीं है शैलेंद्र जी? त्रिपाठी जी, मैं थोड़ा सा विनम्रता से आपसे आग्रह करना चाहूँगा, हम इसको न भूलें कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार बनने के बाद हमारे संस्थापक और हमारे सब कुछ, हमारे सबसे वरिष्ठतम नेता माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को भारत रत्न और माननीय लालकृष्ण आडवाणी जी को पद्म विभूषण से सम्मानित किया है। और ये सरकार ने जन भावनाओं को देखते हुए, कार्यकर्ताओं की भावना को देखते हुए इस प्रकार के निर्णय होते हैं। उनका असम्मान करने का या उनके प्रति सम्मान प्रदर्शित करने का फोटो लगा करके कोई तरीका मैं नहीं मानता कि इसकी कोई बहुत ऐसी वो है कि इस पर ये कहा जाए कि फोटो नहीं लगाया इसलिए उनका कोई सम्मान नहीं है। माननीय अटल जी, माननीय आडवाणी जी
माननीय आडवाणी जी विशेषकर अभी हमारे वरिष्ठतम परिवार के वरिष्ठतम सदस्य हैं, उनके जो समकक्षता है वो अटल जी के अलावा और किसी से नहीं हो सकती, और उनके अपमान का या उनके सम्मान नहीं करने का कोई कारण भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता कभी स्वप्न में भी नहीं सोचता। नहीं, हम अपमान या सम्मान की बात नहीं, यहाँ सम्मान की बात कर रहे हैं। अपमान की चलिए हम एक तरफ कर देते हैं। कभी वो जमाना था कि अब की बारी अटल बिहारी, वो जमाना था कि अटल बिहारी कमल निशान मांग रहा है हिंदुस्तान। ऐसी स्थिति में अगर जहां से प्रवेश कर रहे हैं लोग, वहां मोदी जी की, अमित शाह जी की, शिवराज जी की, सबकी अगर तस्वीर लगी है, पोस्टर लगे हैं, तो अगर आडवाणी जी के और अटल जी की भी पोस्टर लगते तो जो नए कार्यकर्ता हैं, जिन्हें अभी भारतीय जनता पार्टी के बारे में चूंकि हाईटेक आप सदस्य बनाने लगे हैं, तो जिनको बहुत अच्छे से नहीं मालूम तो हो सकता है उनको भी इसके बारे में मालूम पड़ता, उनके योगदान के बारे में। नेतृत्व का मैंने कहा ना कि भारत रत्न और पद्म विभूषण ये अलग है। हम प्रदेश के मुद्दे पे बात कर लेते हैं। अलग देखिए, भारत रत्न का सम्मान अपने नेता को मिलना ये हमारे लिए कितने गौरव की बात है, या पद्म विभूषण माननीय आडवाणी जी को मिलना ये हम जैसे कार्यकर्ता के लिए कितने बड़े गौरव की बात है। और मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता, छोटा कार्यकर्ता हो कि बड़ा कार्यकर्ता हो, किसी बड़े पद पर हो, कोई भी कार्यकर्ता माननीय अटल जी या आडवाणी जी के किसी भी प्रकार के उनके व्यक्तित्व या उनके कृतित्व से अपरिचित होगा। जी जी शैलेंद्र जी, हम इस मामले में अगर गिरिजा शंकर जी से टिप्पणी लें तो संभवतः कुछ सही बातें बाहर निकल करके आएंगी। गिरिजा शंकर जी, ये देखिए, जो रमेश जी ने कहा और शर्मा जी ने कहा कि कोई भी कार्यकर्ता आडवाणी जी, अटल जी के अपमान की सोच भी नहीं सकता, जो कुछ शब्दों में निकलता है वो दरअसल एक्शन में दिखना चाहिए। यदि मान लीजिए कि आपके मन में किसी के प्रति सम्मान की भावना है, वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो सम्मान की भावना नजर जब नहीं आती है, ये क्या शैलेंद्र जी को ये अप्रत्याशित नहीं लगा? भले ही वो इस बात को न कहें, इस बात को कि किसी राष्ट्रीय प्रादेशिक कार्य समिति के किसी बड़े आयोजन में आडवाणी जी और अटल जी की महज तस्वीर लगना, नहीं होना तस्वीर, क्या उनको ये आश्चर्य नहीं लगा? ठीक है कि वो जरूर इस बात को बहुत स्पष्ट नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप ये मानिए कि बीजेपी एक नए दौर में गुजर रही है, एक नए दौर में पहुंच चुकी है। यही बीजेपी या जनसंघ है जो जनता पार्टी के सरकार के दौर में डुअल मेंबरशिप को लेकर सरकार से अलग हो जाती है, और वही बीजेपी है जो सरकार में रहने के लिए अपने कोर इश्यूज को हाशिए पर डाल देती है, ये कहकर कि गठबंधन की सरकार में हम अपने मुद्दों को आगे नहीं कर सकते। वो दौर जो बदला, उस वक्त अटल जी थे, आडवाणी जी थे, तभी ये बदलाव आ चुका था। तो ये बदलाव आगे बढ़ रहा है। अब उसको जनरेशन नेक्स्ट कहें या कुछ और कहें, जो चिट्ठी हिम्मत कोठारी ने लिखी, वही दर्द नरेंद्र मोदी को जब अगुवाई उनकी सौंपी गई तो आडवाणी जी ने वही चिट्ठी लिखकर वैसा ही दर्द उन्होंने भी जाहिर किया था। तो ये जो तमाम जो स्थितियां हैं, इसको लेकर यदि आम कार्यकर्ताओं में और आम लोगों में, खासकर मीडिया में, यदि ये सवाल उभरता है कि क्या इन बड़े नेताओं की अनदेखी की जा रही है, मैं अपमान नहीं कहूंगा, लेकिन अनदेखी की जा रही है, तो ये बात बिल्कुल स्वीकार करना होगा कि आज के दौर में अब आडवाणी जी या मुरली मनोहर जी या अटल जी, इनको आप भारत रत्न और कोई और भी सम्मान दे दें, लेकिन मौजूदा राजनीति की मुख्य धारा में अब ये खूब अप्रासंगिक बना दिए गए हैं, इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता। बिल्कुल सही कहा आपने। क्या ये अप्रासंगिक बनाने का एक अभियान है या एक शुरुआत है? हमारे साथ एक दर्शक हैं दमोह से, प्रदीप जी अपना सवाल करें। किसी भी राजनीतिक पार्टी के नेता और नेतृत्व ही आज की पार्टी की आज की दशा तय करते हैं। मेरा प्रश्न है, क्या पार्टी का संविधान, विचारधारा या नीति नहीं होनी चाहिए कि किसको आगे बैठाना है, पूछना है? क्योंकि विचारधाराहीन, दलबदलू और अवसरवादियों ये सत्ता का उपभोग करने वाले लालचियों को नहीं पूछना चाहिए, क्योंकि यहाँ अगर गैर राजनीतिक विचारधारा के युवा वर्ग को आगे लाए तब सही है, लेकिन दलबदलू वरिष्ठों को आगे लाना कहाँ तक सही जायज है? बिल्कुल सही कहा। हम ये शैलेंद्र जी से उत्तर लेंगे, रमेश शर्मा जी से उत्तर लेंगे, लेकिन हमारे साथ एक और दर्शक हैं, अनुराग जी सवाल करें। जी, अनुराग हजारी दमोह। जी दमोह से अनुराग हजारी जी सवाल करें। मेरा ये कहना है त्रिपाठी जी कि आज की स्थिति में ये बिल्कुल मानना चाहिए कि भाजपा का पिछले एक दशक में चाल, चेहरा और चरित्र जम के बदला है। आडवाणी जी भाजपा की आज निहायती देश के सबसे ईमानदार नेता है भाजपा के अंदर, है ना। संगठन को उत्तर से लेकर दक्षिण और पूर्व पश्चिम जोड़ने में उनकी रथ यात्रा ने महत्वपूर्ण योगदान किया। अब स्थिति ये हो गई है मध्य प्रदेश की, मैं कहूँ तो मध्य प्रदेश में बड़े नेताओं को जमकर बेइज्जत किया जा रहा है।
जो पुराने नेता है, मंत्री और उनके समर्थकों का संगठन पे इतना जबरदस्त दबदबा है कि कोई बोल नहीं सकता, बाहर कर दिया। बिल्कुल अनुराग जी, आपका सवाल बहुत लंबा हो रहा है, हम आपसे पहले उत्तर ले लें, नहीं तो हमारे मेहमान भी आपका सवाल को भूल जाएंगे। जी शैलेंद्र जी, दर्शक भी सवाल कर रहे हैं कि या हमारा भी उसके साथ एक पूरक सवाल है, ये शुरुआत तो नहीं है कि जो पहले अटल अडवाणी जी के रूप में ही केवल भाजपा देखी जा रही थी, जब मोदी जी को आगे किया गया तो अब ऐसा लग रहा है कि जो नए लोग हैं, युवा लोग हैं, उनके नाम पे हम लंबा गेम खेल सकते हैं, आगे तक पार्टी चल सकती है, इसलिए इनसे जानबूझ के इनको एक तरह से अप्रासंगिक किया जा रहा है। त्रिपाठी जी, चर्चा की शुरुआत में आपने एक बड़ी अच्छी बात कही थी, परिवार के विषय में आपने एक बात कही थी। मैं उससे अपनी बात कहना चाहूँगा कि परिवार में जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, बेटे बड़े हो जाते हैं, तो ऐसा नहीं है कि परिवार में किसी कार्यक्रम के निमंत्रण बेटों के नाम से आते हैं, वो पिता के नाम से ही आते हैं, लेकिन पिता उसके बाद भी कई स्थानों पर, परिवार के कई कार्यक्रमों में, कई सार्वजनिक स्थानों पर, कई चीज़ों में, शादी ब्याह में, संबंधों में बेटों को भेजने के लिए प्रारंभ करता, बेटों को आगे करता। इसका मतलब ये नहीं होता कि वो पिता की कहीं उपेक्षा है या उनको कहीं दरकिनार कर दिया। इसका मतलब ये भी नहीं होता है कि पोस्टर भी न लगे। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है जी। और जहां तक नेतृत्व की बात है, तो कोई भी गतिमान संगठन, कोई भी गतिशील संगठन नेतृत्व समय के साथ धीरे धीरे स्वयं अपने आप को परिवर्तित करता है आगे आने वाले लोगों को। आज मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी को देखें या अन्य प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी को देखें, मुझे एक बात कहने में बहुत गर्व होता है। गर्व के साथ मैं कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसा राजनीतिक दल बचा है इस देश में जहां पर प्रदेश स्तर पर अभी भी नीचे के स्तर तक शक्तिशाली और सक्षम कार्यकर्ताओं की एक बड़ी जमात खड़ी होती जा रही है। उसका कारण यह है कि हमारा जो नेतृत्व है वो समय रहते हुए अपने आप को भूमिका परिवर्तन के लिए तैयार रखता है। बिल्कुल शैलेंद्र जी, आंकड़े बहुत लंबे हैं, आपके करोड़पति हो गए, लेकिन हम आपको याद दिला दें कि उसमें ऐसे भी भाजपा के सदस्य बने हैं जिनके मोबाइल पे आया है कि आपका स्वागत है, आप बधाई हो, आप भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बन गए हैं, वो कांग्रेस के पदाधिकारी भी हैं। लेकिन वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद भी चर्चा जारी रहेगी, आप कहीं मत जाइएगा, हम जल्द हाजिर हैं। टैगलाइन है 5 प्रोजेक्ट्स में शुभ अवसर स्वामित्व के साथ लाभ ही लाभ। सीएक औद्योगिक क्षेत्र, धार्मिक पर्यटन, सीएक एग्रो, एनर्जी कैपिटल ऑफ इंडिया, सीएक सैटेलाइट सिटी भोपाल। सिर्फ 2 से 3 लाख के पेमेंट कर, शेष 2 से 5 साल की किश्तों में। सीएक 26 वर्षों से प्रतिष्ठित मध्य प्रदेश की सफल स्थानीय कंपनी। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें, कॉन्टैक्ट 9098991000। प्रिय बहनों और भाइयों, नमस्कार। हमारे बच्चे स्वस्थ रहें और प्राण घातक बीमारियों से बचें, ये विशेष टीकाकरण अभियान इंद्रधनुष प्रारंभ किया है। 7 अप्रैल से 14 अप्रैल तक और उसके बाद प्रत्येक माह की 7 तारीख से लेकर 14 तारीख तक 4 माह तक मध्य प्रदेश सरकार टीकाकरण का विशेष अभियान चला रही है। 2 वर्ष तक के बच्चों को और गर्भवती माताओं को ये टीका जरूर लगवाएं। आपके गांव, गली, मोहल्ले, टोले, मजरे, फालिया में कोई भी बच्चा ऐसा ना हो कि जिसको टीका ना लगे। आइए इस अभियान में सक्रिय रूप से भाग लें ताकि हम बच्चों की जिंदगी बचा सकें और वो स्वस्थ और प्रसन्न रह सकें। धन्यवाद। इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। नक्सल डोमिनेटेड एरिया जो पॉलिटिकल मांग रखे हैं, कतार में लड़ रही है। पुलिस को, नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। आज चर्चा हो रही है बीजेपी के नए अवतार पर। ब्रेक में जाने से पहले शैलेंद्र जी से हमने उत्तर जाना था, हम रमेश शर्मा जी से जानना चाहेंगे। रमेश जी, 2 बातें हैं। एक तो जैसा कि अभी शैलेंद्र जी ने कहा कि नहीं, हम उनको नहीं भूलते हैं, लेकिन भूले नहीं तो क्या एक पोस्टर भी लगाना उचित नहीं समझा। दूसरा, एक कांग्रेसी का आरोप है और सामने भी है कि भारतीय जनता पार्टी दूसरे दलों को, लोगों को जिस तरह से सदस्यता दिलाती है तो यूज एंड थ्रो वाला इस्तेमाल करती है भारतीय जनता पार्टी। हमने आपको वो नाम भी दिखाए हैं, वो एकदम गायब हैं।
समय था, चुनाव था, उस दौरान उनको ले लिया, अब वो बीच में खड़े हैं। नारायण त्रिपाठी ऐसे उदाहरण हैं जो अब न कांग्रेस के सदस्य विधायक हैं, न भाजपा के विधायक हैं। देखिए, मोटे तौर पर यहाँ दो बातें होती हैं। कई वक्त जब छोटा कार्यक्रम होता है, जैसे हम अगर घर में नवग्रह की पूजन करते हैं, तो उसमें जरूरी नहीं है कि विष्णु की, शिव की और ब्रह्मा की भी तस्वीर लगाएं। जब राज्य की कार्यकारिणी की बैठक हो रही है, तो उसमें आवश्यक नहीं है कि उसमें जितने भी पितृपुरुष हैं और उनकी भी तस्वीर लगे। स्वाभाविक रूप से जितने लोग सामने हैं और जो सक्रिय रूप से है, ये अगर ऑल इंडिया की कोई वर्किंग कमेटी होती है और उसमें आडवाणी जी का चित्र ना होता, अटल जी का चित्र ना होता, दीनदयाल जी का चित्र ना होता, तो माना जा सकता था। स्वाभाविक रूप से ये कि राज्य की बैठक थी और इसमें अगर किसी बड़े नेता का फोटो छूट गया है, तो इसको इतनी गंभीरता से नहीं लिया जाना चाहिए। क्या आपको लगता है कि फोटो छूट गया है, ये जानबूझकर हुआ? नहीं, जानबूझकर या छूटने, मतलब मान लीजिए छूट गया है, उसकी जरूरत भी नहीं समझी, क्योंकि राज्य की बैठक हो रही थी, ये ऑल इंडिया की बैठक नहीं थी। राज्य की बैठक में जितने राज्य से संबंधित जितने लोग थे, उनके फोटो लग गए हैं, जो सीधे सीधे अटैच थे या सीधे जुड़े हुए थे, उनके फोटो लग गए हैं। तो जैसा कि मैंने पहले कहा कि नवग्रह की पूजन में विष्णु का नाम लेना जरूरी नहीं होता, तो ये नवग्रह की पूजन थी, इसलिए इसमें त्रिदेवों का अगर चलिए अब हम उसमें आपसे तर्क वितर्क करने का गुंजाइश ही नहीं बची। नवग्रह पूजन का अगर मामला आ गया, हम हट जाते हैं इस मुद्दे से कि अब हम आडवाणी जी, अटल जी की फोटो, हम दूसरे मुद्दे पे आते हैं कि जो क्या जरूरत पड़ी कि जो कांग्रेस के हैं, जिनको कांग्रेस से टिकट मिली, उनको आपने पार्टी में लिया और उनको सांसद बना दिया, और फिर ऐसा उनको दुत्कारा कि उनको कहीं भी कोई महत्व नहीं दिया। चलिए एक बार सांसद बन गए। नारायण त्रिपाठी का मुद्दा है, और बता दूं, मैं और पीछे ले जाना चाहूंगा कि एक भंवर सिंह पोर्ते हुआ करते थे, उनको चूंकि आदिवासी लीडर नहीं थे भारतीय जनता पार्टी के पास उस दौरान 90 के ज्यादा, तो उन्होंने भंवर सिंह पोर्ते को पार्टी में लिया। जो कैबिनेट मिनिस्टर रह चुका हो 85 से 90 के बीच में, उसको राज्य मंत्री बनाकर अपमानित किया गया एक तरह से, बाद में उनकी मृत्यु भी हो गई। ऐसे मुद्दे, तो यूज एंड थ्रो वाले मुद्दे में हम आपकी टिप्पणी जानना चाहेंगे। लेकिन दतिया से हमारे साथ एक दर्शक है, राजू अपना सवाल करें। जो अटल जी और आडवाणी जी की जो उपेक्षा की बात रही है, उनको तो आप देख, खैर हो ही रही है, लेकिन जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को खड़ा किया है जी, हमारी श्रीमती स्वर्गीय कैलाशवासी राजमाता विजय राजे सिंधिया जी, उनको भी भूल गए हैं जी। तो ये पार्टी मौका फरस पार्टी है। अब सिर्फ ये है कि जो सत्ता में रहे उन्हीं की चापलूसी में ये लोग लगे रहते हैं। जो भी रमेश शर्मा जी जो है उसके प्रचारक बैठे हैं, जो कह रहे थे कि मुख्यमंत्री बहुत बढ़िया हैं, उन्होंने सड़कें डरवाई हैं, लेकिन उनको ये सड़कें तो दिखाई दे रही हैं, लेकिन ये प्रदेश को उन्होंने खोद कर लूट खाया, ये इनको दिखाई नहीं दे रहा है। चारों तरफ भ्रष्टाचार घोटाले हो रहे हैं। चलिए राजू जी आपका सवाल आ गया है। निश्चित तौर पे आपने विजय राजे सिंधिया जी का मुद्दा भी उठाया कि उनको भी भूल गए, याद करते हैं, लेकिन इस समय बात ये हो रही है कि यूज एंड थ्रो वाली दूसरे नेताओं को किस तरह से यूज करते हैं और उपयोग होने के बाद उनको निकाल फेंकते हैं। इस मुद्दे पे रमेश जी हम आपकी ऐसा यूज एंड थ्रो का कोई प्रश्न नहीं उठता, और न ही राजनीति में कोई व्यक्ति किसी बड़े पद पर रह गया हो और उसके बाद उसको छोटा पद मिले तो उसका अपमान नहीं है। आप दो ही उदाहरण देख लीजिए। माननीय कैलाश जोशी जी मुख्यमंत्री रह चुके थे, उसके बाद सकलेचा जी की मिनिस्ट्री में और पटवा जी की मिनिस्ट्री में वो मिनिस्टर रहे, खुद मुख्यमंत्री रह चुके हैं बाबूलाल गौर, और इस समय मिनिस्टर हैं। तो कई वक्त राजनीतिक ये जो परिदृश्य बदलता है, तो उसमें लोगों के किरदार बदलते हैं, लोगों के अधिकार बदलते हैं और उनकी भूमिकाएं भी बदलती हैं। तो इस तरीके से अगर भंवर सिंह जी पोर्ते की भूमिका बदली है और बदलने के बाद अगर बाय द वे उनको राज्य मंत्री का पद मिला था, तो मैं नहीं समझता कि इसमें किसी व्यक्ति का अपमान। चलिए नारायण त्रिपाठी का मुद्दा दे लें, उनके सदस्य नहीं दिलवा रहे हैं। अच्छा, दूसरी जहां तक और बात है, जिन सांसदों के विधायकों के आपने नाम गिनाए, स्वाभाविक रूप से वो वहां पर काम कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में इतने सांसद भाजपा के हैं, इतने विधायक काम कर रहे हैं, क्या उसमें से सारे के सारे लोग इस समय मुख्य पटल पर हैं? क्या सारे के सारे लोग मुख्य भूमिकाओं में हैं? भाई सांसद अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं, विधायक अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं। मैं नहीं समझता है कि इसमें यूज एंड थ्रो वाली कोई बात होगी, क्योंकि मैं देख रहा था उसमें अरुण यादव जी का जो स्टेटमेंट था, तो विपक्ष को तो अपना आरोप लगाना ही है, लेकिन जो लोग भी जहां भी जिस पार्टी में आते लेकिन रमेश जी सत्यता को कैसे नकार सकते हैं? आपने उदाहरण बहुत अच्छा दिया, कैलाश जोशी जी का उदाहरण दिया, बाबूलाल गौर जी का उदाहरण दिया। ये वो है जिनकी खुद की पार्टी है, मुख्यमंत्री बदला तो मंत्री बन गए, लेकिन ये तो कांग्रेस में कैबिनेट मिनिस्टर थे भंवर सिंह पोर्ते, और फिर आपकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, उसमें उनको राज्य मंत्री विभाग दिया, स्वतंत्र प्रभार दिया, लेकिन राज्य मंत्री दिया। हम शैलेंद्र जी आपसे पूछना चाहेंगे, ये जो
विपक्ष का भी आरोप है और सामने दिख भी रहा है। आज नारायण त्रिपाठी, उस समय आपको सतना लोकसभा जीतना था, जरूरी था, आपने उनको लिया, मैहर की ही लीड से वहां पे भारतीय जनता पार्टी जीती। आज उनको आप सदस्यता भी नहीं दिलवा रहे हैं, अब वो कांग्रेस के भी नहीं है, भाजपा के भी नहीं है। ये उपयोग नहीं है, यूज एंड थ्रो नहीं है। मुझे लगता है त्रिपाठी जी इस बात का सबसे सही उत्तर नारायण त्रिपाठी जी ही देंगे तो बहुत उचित होगा, लेकिन ऐसा नहीं है जैसा कि प्रस्तुत किया जाता है। नारायण त्रिपाठी कहां से देंगे? नहीं, कुछ नहीं, उत्तर आपको देना है भारतीय जनता पार्टी को। इसलिए मैं बात कह रहा हूं क्योंकि कुछ तकनीकी चीजें होती हैं जिस कारण से वो पार्टी की सदस्यता नहीं ले सकते या पार्टी के सदस्य नहीं हो सकते। इसमें कहीं ना कहीं कोई तकनीकी कारण और कुछ बातें इस प्रकार की हैं जिस कारण से वो भारतीय जनता पार्टी की फ्लोर पर सदस्यता नहीं लेने की स्थिति में होंगे। अन्यथा ऐसी कोई यूज एंड थ्रो वाली बात मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर उचित होगी, इसलिए क्योंकि जिन लोगों के आपने नाम लिए थे, राव उत्तर प्रताप सिंह जी या भागीरथ प्रसाद जी का आपने जिक्र किया, अन्य लोगों का आपने जिक्र किया, यूज एंड थ्रो तो तब होता कि जब उनको सांसद नहीं बनाती पार्टी। भारतीय जनता पार्टी ने उनमें आस्था व्यक्त करी, उनको अपने साथ मिला करके उनको उस परिवार में जोड़ा है, वो सांसद हैं। इस प्रकार से ये कहना कि यूज एंड थ्रो, मैं नहीं मानता कि इस प्रकार की कोई बात है। और जहां तक राजनीति के किसी भी कार्यकर्ता का प्रश्न है, किसी भी राजनीतिक दल का कोई भी कार्यकर्ता, वो किसी राजनीतिक दल, अपना राजनीतिक दल बदल करके किसी और राजनीतिक दल में अगर आस्था व्यक्त करता है, जाता है, तो उसकी खुद की क्षमताएं, वो खुद अपने आप को जनता के बीच में, समाज में कब तक उसको जिंदा रखना है, ये उसके खुद के ऊपर निर्भर करता है। वो अगर काम करेगा, सक्रिय रहेगा, तो किसी भी राजनीतिक दल में वो कहीं भी उपेक्षा का शिकार नहीं हो सकता। शैलेश जी, हम निश्चित तौर पर आप बहुत ही सफाई से आप जो उत्तर देना चाहिए वो नहीं दे रहे हैं। हम गिरिजा शंकर जी से इस पर टिप्पणी लेंगे। हमारे साथ एक मंडीदीप से दर्शक हैं, नारायण जी सवाल करें। जी, मेरा ये प्रश्न है, माननीय मुख्यमंत्री बड़े पॉपुलर मुख्यमंत्री हैं, किंतु क्या है कि जब वो यहाँ सांसद थे रायसेन और विदिशा क्षेत्र से, तो उनके जो साथी कार्यकर्ता है माननीय मुख्यमंत्री जी के, जब वो सांसद थे, जिन्होंने तन मन धन से उनकी मदद की, आज उन कार्यकर्ताओं का ही पार्टी में पता नहीं है, कोई पद पे ना पोस्ट पे। ये स्थिति है भारतीय जनता पार्टी की। बिल्कुल सही कहा आपने। हम मैं प्रश्न करने वाला व्यक्ति हूँ, भूतपूर्व जिले का महामंत्री रहा हूँ युवा मोर्चे का रायसेन में, जब वो युवा मोर्चे के अध्यक्ष थे। और मैंने जी आपका सवाल आ गया है, निश्चित तौर पे हम अपने मेहमानों से उत्तर लेंगे। गिरिजा शंकर जी, हम हमारे जो दर्शक हैं उनके सवाल के पहले हमने आपसे जानना चाहा था, हम चाहेंगे कि उनका भी उत्तर आप दें कि मामला बहुत सामने है, नारायण त्रिपाठी का मामला है, और लोग भी हैं। क्या विचारधारा वाली पार्टी, चाल चरित्र चेहरे बताने वाली पार्टी, लौह अनुशासन कवच का दंभ भरने वाली पार्टी में जिसको कांग्रेस से टिकट मिल गई हो, वो भारतीय जनता पार्टी उसको टिकट दे दे? या तो भारतीय जनता पार्टी का वहां कोई बेस नहीं रहा, इसलिए वो प्रत्याशियों की उन्हें खोज थी, या फिर कोई और रीजन था? माने अब वो पार्टी जिस सिद्धांत पे खड़ी हुई थी, वो सिद्धांत कहीं कोसों दूर रह गया, मुझे ऐसा लगता है। देखिए, दो बातें हैं। जो तस्वीर अटल जी, आडवाणी जी की नहीं लगने की है, उसमें एक नाम और जुड़ गया, विजय सिंधिया जी का। तो जो दर्शकों के सवाल आ रहे हैं, उस सवाल से एक बात तो उभरता है कि इस तरह की तस्वीरें नहीं लगने से जो अनदेखी हुई है, उसको भले ही बीजेपी के नेता कवर अप करने की कोशिश करें, लेकिन लोगों ने उसको अच्छी तरह से नहीं लिया है। मुझे लगता है कि प्रदेश की जो यूनिट है बीजेपी की, कुछ ज्यादा उत्साह में आ गई। बदले राजनीतिक परिदृश्य में या बीजेपी के बदले दौर में सिर्फ दो तस्वीरें अटल जी, आडवाणी जी के लगा देने से वो अमित शाह के नाराजगी के पात्र नहीं बनते। ये थोड़ा सा उनको इस बात को गंभीरता से लेना था। दूसरी बात दल बदल की है। दल बदल चाहे बीजेपी में आने की हो या बीजेपी से किसी और दल में जाने की हो, दल बदल की बहुत सीमित उपयोगिता होती है। जो व्यक्ति दल बदल कर रहा है वो तात्कालिक लाभ पाने की दृष्टि से एक बेहतर अपनी पोजीशनिंग करने के लिहाज से दल बदलता है, क्योंकि उस दल में उसको, अपने जिस दल में है, उसको वो संभावनाएं नहीं दिखती जो दल बदल करने के बाद संभावनाएं दिखती है तात्कालिक रूप से। और जो दल बदल करा रहा है उस पार्टी की भी एक सीमित उसकी प्रासंगिकता है कि उसको तात्कालिक रूप से उस व्यक्ति के वो अपनी पार्टी में लाने से उसके विधायकों की या सांसदों की संख्या बढ़ जाएगी। इस लिहाज से दल बदल किए जाते हैं। दल बदल करने के बाद ऐसा कोई उदाहरण मेरे सामने कम से कम नहीं है कि दल बदल करने वाला व्यक्ति अपने नए दल की मुख्य धारा में कहीं सामने आया हो या महत्वपूर्ण भूमिका उसको मिली हो। जरूर आप देखेंगे कि जो सिलसिला मध्य प्रदेश में शुरू हुआ विधानसभा के चुनाव के पहले,
कि चौधरी राकेश सिंह और उसे बहुत सारे लोगों को शामिल किया गया, लोकसभा चुनाव के दौरान शामिल किया गया। ये केवल मध्य प्रदेश तक सीमित नहीं है, पूरे देश में लगभग जो अभी बीजेपी के सांसद चुने हुए हैं उसमें लगभग 100 करीब ऐसे हैं जो बीजेपी को बिलोंग नहीं करते। मुझे इसमें एक कांग्रेस के बड़े नेता जो बीजेपी में गए, सांसद बने, और जब उनसे सवाल किया गया कि आप केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किए गए जबकि आप केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, तो उन्होंने जो जवाब दिया मुझे लगा कि वो जवाब बहुत सही जवाब था। उन्होंने कहा कि मैं इस नए दल में शामिल हुआ हूं तो मैं इसका प्राथमिक सदस्य हूं, अभी मैं बिगनर हूं, क्योंकि मेरी सीनियरिटी अब नए सिरे शुरू होगी। जो जाहिर है जब दल बदल करके जाएंगे आप इस दल में तो आपकी सीनियरिटी जो दल में ऑलरेडी लोग हैं उनसे आखिर पैदान पे होगी और इसलिए आपको मेन स्ट्रीम में आने की कोई गुंजाइश बनती नहीं है। ये केवल अवसरवादिता है, अवसरवादिता उस राजनीतिक दल की भी जो दल बदल करा रहा है और अवसरवादिता उस व्यक्ति की भी, उस नेता की भी जो दल बदल कर रहा है। तो दल बदल की पूरी जो फिलॉसफी है वो अवसरवादिता की फिलॉसफी है। इसमें केवल उस पार्टी को फायदा होता है, व्यक्ति को फायदा नहीं होता। तो मतलब ये माना जाए कि जो पार्टी सिद्धांतों पे चलने की बात करती थी, गुमान भरती थी, उसमें भी अब अवसरवादिता को अच्छा खासा महत्व मिल गया है। कई ऐसे लोग हैं जो दूसरे दलों में थे जिन्होंने संघ की विचारधारा को नहीं जाना, पार्टी के सिद्धांतों को नहीं पढ़ा, उसके बाद आज विधायक एमएलए हैं। तो मतलब पार्टी उस लाइन पे आ गई जैसे कांग्रेस वैसे भाजपा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए कायदे से देखा जाए तो जो सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, खासकर लेफ्ट पार्टी को छोड़ दें तो सारी पॉलिटिकल पार्टी का जो वर्ग चरित्र है वो लगभग एक है। मैंने आपको एक बात पहले कही कि जब लेफ्ट के भी हैं विधायक यहाँ, गिरीश गौतम लेफ्ट से ही आए, वो लेफ्ट में रहे होंगे इक्का दुक्का, जो लेफ्ट का अपना चरित्र नहीं बदला है, लेकिन बाकी राजनीतिक दलों का। तो दरअसल क्या हुआ है कि जो फर्क आया है जनसंघ से बीजेपी बनना और बीजेपी से नरेंद्र मोदी के दौर में पहुंचना, इसमें जो अंतर आया है वो बीजेपी के अंदर जो बदलते हुए स्वरूप को, उनके चरित्र को दिखाता है। जैसे मैंने कहा कि 77 के दौर में जब ड्यूअल मेंबरशिप की बात आई, आरएसएस की मेंबरशिप की बात आई, तो जनसंघ के लोगों ने सरकार छोड़ दी। लेकिन वही बीजेपी गठबंधन का सरकार चलाने के लिए या अभी जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने के लिए आपके जो कोर इश्यूज हैं उसको आप किनारे कर देते हैं, ये कहकर गठबंधन की सरकार में हम अपने कोर इश्यू को नहीं बढ़ा सकते आगे। तो जाहिर है कि इस तरह के परिवर्तन जब आते हैं तो आज जो बड़ा संकट राजनीतिक दलों के सामने है, अपनी विचारधारा को कैसे कायम रखें, क्योंकि जो पूरा का पूरा चुनावी प्रक्रिया है, जो चुनावी राजनीति है, उसमें सारे दलों के सामने सबसे बड़ा संकट या सबसे बड़ी चुनौती होती है सरकार बनाने लायक बहुमत पाना। और बहुमत पाने के लिए, टिकट देने के लिए उनके पास जो मापदंड होता है वो विचारधारा, कमिटमेंट या किसी कार्यकर्ता की वरिष्ठता नहीं होती, वो ये होता है कि चुनाव जीतने की क्षमता। जब चुनाव जीतने की क्षमता के आधार पर टिकट दिए जाएंगे तो फिर दल बदल भी आगे बढ़ेगा, विचारधारा का ह्रास भी होगा और बीजेपी कांग्रेस का फर्क भी खत्म होगा। बिल्कुल सैलन जी, एक गिरिजा शंकर जी की बातों से एक बात निकल करके सामने आई कि अगर अटल जी, अडवाणी जी की, यशोधरा विजय राजे जी की अगर फोटो लगा देते तो शायद वो अमित शाह जी के कोपभाजन का शिकार नहीं होते, इतनी बड़ी बात नहीं थी। दूसरा सवाल भी इससे लगा हुआ है कि जो अनुशासन की बात करने वाली पार्टी में जिस तरह से मेंबरशिप बनाई जा रही, मैंने आपको यही बताया कि कई कांग्रेस के पदाधिकारी भी भारतीय जनता पार्टी के मेंबर हुए, तो अब वो कहाँ रह गया चाल चरित्र चेहरा? इस तरह से जिस तरह आप मेंबर बना रहे हैं, आज वही वजह है कि आपका जिला अध्यक्ष सट्टा खिलाते हुए पकड़ा जाता है, आपका जिला पंचायत अध्यक्ष खुलेआम शोरूम में जाकर के उधारी सामान न देने पर मारता है, सीसीटीवी कैमरे में कैद हो जाता है, आपका विधायक खुलेआम खनिज कारोबारी को धमकाता है कि पेड़ से बांध करके मारेंगे। इसी कारण शायद ये चाल, इस तरह जो आप सदस्य बना रहे हैं, दल बदल करा रहे हैं, ये इसका एक परिणाम है। शैलेंद्र जी, त्रिपाठी जी, सदस्यता का जहाँ तक प्रश्न है, देखिए सदस्य बनाना भारतीय जनता पार्टी ने, मैं तो बल्कि ये कहता हूँ कि पूरे विश्व में पहला राजनीतिक दल है जिसने इस प्रकार का प्रयोग किया और ये बहुत ही नवाचार का प्रयोग है। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई इस प्रकार की कोई ऐसी गलत बात है कि हम इस तरह से क्यों सदस्य बना रहे हैं। सदस्य बनाने का तरीका, बहुत सी चीज़ें, नए प्रकार की चीज़ें, तकनीकें आने लगी जो पहले नहीं थी। आज हमने उस एक नए तरीके को अपनाया है और वो इतना फूल प्रूफ तरीका है कि व्यक्ति स्वयं अपने मोबाइल से जब तक मिस कॉल नहीं करेगा तब तक सदस्य नहीं बनेगा और उस नंबर से कॉल करने पर सदस्य बनना, अगर कोई कांग्रेसी सदस्य उसमें बना है
है तो मैं कह सकता हूं कि उस कांग्रेसी कार्यकर्ता ने स्वयं अपने मोबाइल से वो नंबर डायल करके सदस्यता ली भारतीय जनता पार्टी की। मैं उसका स्वागत करता हूं भारतीय जनता पार्टी में, और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष से निवेदन करूंगा कि वो अपने उस कार्यकर्ता को जिसने भाजपा की सदस्यता ले ली वहां से निलंबित करें, निष्कासित करें। चले आप मिला लें उसको, दल बदल करा लें। दल बदल का प्रश्न नहीं है ये। भारतीय जनता पार्टी में सदस्यता के लिए अगर कोई आवेदन करता है, उन्होंने किया, वो सदस्य बनना चाहते हैं तो बने। ये दल बदल मुझे नहीं लगता कि इसके पीछे कोई। शैलेंद्र जी, हम इस मुद्दे को अलग कर देते हैं। हम आप सबसे कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी की जो अनुशासन समिति है वो काफी गंभीर है और सबसे मजबूत अनुशासन समिति। आज तक आप अपने उस जिलाध्यक्ष को नहीं निकाल पाए, न उसके खिलाफ कोई कार्रवाई की जो सट्टा खिलाते हुए पकड़ा जाता है। आप ही की पुलिस, आप ही की पकड़ा। आप खुलेआम, आपको ऑडियो टेप दिखाया गया, सुनाया गया, उस विधायक को आप क्लीन चिट दे देते हो। जिला पंचायत अध्यक्ष शोरूम में जाके मारता है, सीसीटीवी कैमरे में कैद हो जाता है। ऐसे कम से कम 10 दर्जन उदाहरण हैं, छोटे से लेके बड़े तक। क्या अनुशासन समिति पंगु हो गई है? उनके बिना पार्टी का काम नहीं चल रहा है अगर उनके खिलाफ कार्रवाई करते? नहीं, भारतीय जनता पार्टी की अनुशासन समिति निश्चित रूप से बिल्कुल भी पंगु नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की अनुशासन समिति में जो भी प्रकरण शिकायत के रूप में जब भी आते हैं उसकी नियमित बैठक होती है और उस बैठक में उस पर निर्णय होते हैं। भारतीय जनता पार्टी के अनुशासन समिति के बहुत सारे निर्णय हुए हैं जहां पर कि लोगों को गलत आचरण के कारण से पार्टी से निलंबित किया गया है, निष्कासित किया गया है। ये प्रकरण भारतीय जनता पार्टी के अनुशासन समिति के सामने जैसे ही आएगा निश्चित रूप से आज भी इसमें रमेश जी, आज भी जो अनुशासन समिति है, जो भारतीय कहा जाता है, आप भी मानते होंगे कि भारतीय जनता पार्टी की अनुशासन समिति तुरंत निर्णय लेती है और कोई भी अगर पार्टी के सिद्धांतों के विपरीत काम करता है, पार्टी की छवि को धूमिल करने का प्रयास करता है, उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। ये 3-4 उदाहरण मैंने आपको बताए, ऐसे दर्जनों उदाहरण हैं। क्या आज भी प्रदेश कार्य समिति की बैठक में, चलिए अटल अडवाणी जी को एक तरफ कर दीजिए, जो आप दल बदल करा रहे हैं वो एक तरफ कर दीजिए, कम से कम इस मुद्दे पे तो गंभीरता से चर्चा होनी चाहिए थी। लेकिन हमारे साथ एक सतना से दर्शक है संजय सिंह। संजय सिंह जी, अपना सवाल करें। हेलो जी, सवाल करें संजय सिंह जी। मेरा बीजेपी के महानुभाव जी से मेरा निवेदन है, वो मैं पूछना चाहता हूँ जी कि भारतीय जनता पार्टी अपने मुख्य उद्देश्यों से जी अपने क्यों भटक रही है जी, और भविष्य में मुझे ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के कथनी और करनी में जी रात दिन का अंतर है। और भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े बड़े नेता हैं वो मुंगेरी लाल का सपना दिखा करके और वोट तो ले लेते हैं, पर कार्यकर्ताओं का और अपने वसूलों के आधार पर वो जमीनी हकीकत उनकी जी, आपका सवाल आ गया है, हम रमेश जी से उत्तर जानेंगे। ये कहा जा सकता है कि जो कांग्रेस मुक्त देश बनाने की बात है, कांग्रेस युक्त भाजपा बन रही है। रमेश जी, ऐसा नहीं है। हर राजनीतिक दल का एक स्टैंड अलग होता है, हर राजनीतिक दलों की अपनी घोषणाएं होती हैं। जहां तक आपने जो सबसे पहले अनुशासन समिति का पूछा था, हर राजनीतिक दल की एक परंपरा होती है, अनुशासन समिति उस पर विचार करती है, विचार करके उसमें निर्णय लेती है। ये ठीक है, कुछ ऐसे मुद्दे हो जाते हैं जिनमें त्वरित निर्णय लिए गए। मुझे लग रहा है कि अनुशासन समिति इस पर विचार कर रही होगी और समय आने पर निर्णय किया जाएगा। इसके अलावा एक और बात, महीनों गुजर गए रमेश जी, ये जो मुद्दा मैं बता रहा हूँ, चाहे सतना का हो उसको 6 महीने गुजर गए, जो आपका झाबुआ का हो उसको भी 15-20 दिन गुजर गए, जो विधायक का है उसको महीने 1.5 महीने गुजर गए। हाँ देखिए, ये अखबारों में खबर मैंने भी पढ़ी है। व्यक्तिगत तौर पर इन प्रकरणों की मुझे जानकारी नहीं है, शैलेंद्र जी इस पर ठीक से बता पाएंगे। लेकिन जहाँ तक अनुशासन समिति होती है, फंसने की बात शैलेंद्र जी, जहाँ तक अनुशासन समिति होती है वो अपने ढंग से कार्रवाई करती है और समय के साथ उसमें कार्रवाई होती है। हो सकता है इस मुद्दे में कुछ ऐसा हो कि मीडिया में जो खबरें आई हैं वो हो सकता है कुछ अतिरंजित खबरें हों और सत्य इसके अलग हो, तो कहीं ना कहीं जो भी कार्रवाई होगी सत्य को सत्यापन करने के बाद ही तो कहीं ना कहीं कोई कार्रवाई होगी। ये जहाँ तक एक बात। जहाँ तक दूसरी एक और बात है, मुझे लगता नहीं है कि कहीं ना कहीं कोई राजनीतिक दल कोई किसी का मुंगेरी लाल के सपने दिखा करके कोई भ्रमित करता होगा। अगर आप देखें 2004 का, 8 का या उसके बाद के जो घोषणा पत्र हैं, उन घोषणा पत्रों के हिसाब से सरकार काम कर रही है। और एक सबसे बड़ी उपलब्धि मध्य प्रदेश की, कम से कम एक सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि मध्य प्रदेश को बीमारी राज्य माना जाता था, लेकिन कहीं ना कहीं ये सरकार के प्रयत्न है कि मध्य प्रदेश बीमारू राज्यों से होकर के विकसित प्रांतों में आया है। और खासतौर से कृषि के मामले में कई वर्षों से हमको बराबर इसमें पुरस्कार मिलते रहे हैं। एक और बात यहाँ मैं आपको ध्यान दिलाना चाहूँगा
कि कहीं ना कहीं देश में एक वो स्थिति बन गई थी कि लोग सीमा पार घुसते थे और हमारे सैनिकों के सर काट करके ले जाते थे, उनका ढंग से उत्तर नहीं दिया जाता था। ये पहली बार है कि भारतीय सेना जो है वो बराबरी से उनका इनकाउंटर करती है, या जब चीनी सैनिक घुसपैठ करते हैं तो भारतीय सेना सीना तान करके उनके सामने बराबरी से खड़ी होती है और उनको लौट करके जाना पड़ता है। कहीं ना कहीं राष्ट्रीयता का और देशाभिमान का जो स्वाभिमान देश में आया है, ये हमारा उत्तर नहीं हुआ रमेश जी। यहाँ हम बात कर रहे हैं चाल चरित चेहरा और दूसरे दलों के लोगों को मिलाने की। यहाँ हम बात कर रहे हैं चेहरा अलग है। भारतीय जनता पार्टी का पदाधिकारी है, अगर वो खुलेआम गुंडागिरी करता है, पुलिस भी डरेगी, सरकार आपकी। हम इसका उत्तर जानना चाह रहे हैं। निश्चित रूप से अगर किसी ने अपराध किया है तो कानून अपना काम करेगा। और ये आपने देखा है कि अगर भारतीय जनता पार्टी के किसी भी बड़े नेता पर अगर कोई आक्षेप लगे हैं तो कानून ने अपना काम किया है, उनकी गिरफ्तारियां हुई हैं और वो जेल गए हैं। ये उदाहरण हमारे सामने है। तो ऐसी स्थिति में अगर बाय द वे किसी ने कुछ नहीं किया है और उसका नाम अगर आ गया है तो स्वाभाविक रूप से उसमें सत्य का परीक्षण भी त्रिपाठी जी बहुत आवश्यक है। बिल्कुल रमेश जी, हमारा समय समाप्त हो रहा है। हम शैलेंद्र जी आपसे चाहेंगे कि ये 2-3 जो हमारे सवाल थे उनका संक्षिप्त उत्तर आपसे मिल जाए कि पहला एक दल बदल का, जो बेचारे आपके कहने पे पार्टी छोड़कर आ गए, आज कहीं के नहीं है, मझधार में है। दूसरा, जो पदाधिकारियों पे जो गुंडागिरी करते हैं, निश्चित तौर पे सरकार आपकी है तो वो वहाँ का प्रशासन भी दबेगा, पुलिस भी दबेगी, और उसके बाद वो जो अवैध कारोबार करते हैं उस पर कैसे विराम लगे। आपकी अनुशासन समिति किस तरह से हो कि इस तरह के कम से कम कैडरबद्ध कही जाने वाली पार्टी बदनाम न हो जिसकी सरकार है। त्रिपाठी जी, मैं आपने जो पहला प्रश्न किया उसके विषय में बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहूँगा। भारतीय जनता पार्टी में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो किसी भी विचारधारा के दल से दूसरे दल से भारतीय जनता पार्टी में आए हों, उनको जैसा मैंने पूर्व भी कहा कि समाज में और राजनीति के क्षेत्र में एक जनता के बीच में काम करने वाले व्यक्ति, उनकी क्षमताओं के अनुरूप हमेशा स्थान मिला है और मिलता रहेगा। इसमें किसी प्रकार की कभी कोई दिक्कत नहीं होती। कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का पुराना कार्यकर्ता हो या कोई नया कार्यकर्ता हो, उसकी क्षमता के अनुरूप उनको वो स्थान मिलता है और उनको वो अवसर मिलते हैं। जहां तक रही बात दूसरी अनुशासन की कार्रवाई की, भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा कोई भी व्यक्ति, कोई भी पदाधिकारी या कोई भी जनप्रतिनिधि अगर उसने कहीं किसी प्रकार का कोई कानून तोड़ा है या कानून विरुद्ध कोई काम किया है तो शासन और कानून व्यवस्था निश्चित रूप से उसके ऊपर कार्रवाई करने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र है। और जहां तक पार्टी के अंदर कार्रवाई का प्रश्न है तो अनुशासन समिति के सामने जब शिकायत के रूप में वो मामला आता है तो अनुशासन समिति निष्पक्ष रूप से उस पर काम करती है और करेगी। जी जी, गिरिजा शंकर जी, इस मुद्दे पे हम आपसे थोड़ा सा जानना चाह रहे हैं। जिस तरह से पिछले 11 साल के शासनकाल में, जो हम नहीं कहते प्रदेश में, राजधानी में क्योंकि मीडिया है, बहुत जल्दी खबरें बाहर आ जाती हैं, यहाँ की बात नहीं करते, लेकिन आप कस्बाई क्षेत्रों में चले जाएं, जो जिले पिछड़े हैं वहाँ चले जाएं, वहाँ किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के जो जिला पदाधिकारी हैं वो अपना अवैध कारोबार में लगे हैं, अपनी धौंस जमाते हैं। वो एक तरह से सत्ता के का जो गुरूर है वो खुलेआम दिखाते हैं। मैंने 3-4 उदाहरण भी दिए, नया मुद्दा है ये, इस पे हमारे दोनों मेहमानों से हमारे उत्तर नहीं मिला। संभवतः है आप कुछ इसमें स्पष्ट टिप्पणी करेंगे। जो जिस सवाल से चर्चा शुरू हुई कि अटल जी अडवाणी जी की तस्वीर से, और जहां पर हम पहुंचे हैं कि जो पदाधिकारी निचले स्तर के हैं उनकी गुंडागर्दी या उनके अराजक जो गतिविधियां उनको लेकर, कुल मिलाकर मसला ये है कि सारा कुछ ये दिखाता है कि बीजेपी के जिस चाल चरित्र चेहरे की बात करते हैं उसमें कहीं न कहीं कोई बदलाव आया है, और वो ऐसा बदलाव है जो परंपरागत अपनी रीति नीति से हटने वाला बदलाव है। जितने दर्शकों ने सवाल किए उन सारे लोगों के सवालों में भी वही चिंता, वही सवाल थे कि ये बदलाव जो आ रहा है वो क्या लोगों को वो प्रीकर है, क्या लोगों को वो पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है। मुझे लगता है कि इस तरह के जो बदलाव आ रहे हैं वो बीजेपी के जो अपने कार्यकर्ता हैं उनको भी मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा नहीं लगेगा कि उनके अपने नेताओं की इस तरह अवहेलना हो या उनके ही अपने पार्टी के लोग किसी तरह की अराजक गतिविधियों में रहें और उसको पार्टी अनदेखा करे। तो जाहिर है कि बीजेपी को इस दौर में इस बात को सोचना होगा कि बड़ी संख्या में विधायक और सांसद चुन के आए, दिल्ली में और भोपाल में और अन्य जगहों पर सरकारें उनकी बने, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ साथ जिस तरह के चरित्र की अपेक्षा भारतीय मानस भारतीय जनता पार्टी से करती है उसके अनुरूप उसका व्यवहार आचरण रहे, वो केवल बातों तक सीमित न रहे, इस बात पर उनको ध्यान देना बहुत जरूरी है।
जी जी गिरिजा शंकर, चूंकि हमारा समय समाप्त हो रहा है, आप हमारे साथ इस चर्चा में आपने भाग लिया, आपका बहुत बहुत। जी शर्मा जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं इसमें कुछ जरूर कहना चाहूँगा। एक दर्शक ने बहुत बात कही थी आदरणीय राजमाता जी को लेकर के, मैं थोड़ा सा उस विषय पर पहले बोलना चाहता था, लेकिन ध्यान नहीं रहा। माननीय राजमाता जी की प्रतिमा प्रदेश कार्यालय में पूरे सम्मान के साथ लगी हुई है, और हमारी प्रदेश कार्य समिति की बैठक में माननीय ठाकरे जी, माननीय राजमाता जी के चित्रों का स्थायी रूप से वो वहाँ पर हैं। मतलब उनको, उन कार्यकर्ता के मन के भाव को मैं बताना चाहता। दूसरी बात, मैं एक बात जरूर कहना चाहूँगा, राजनीति के क्षेत्र में किसी भी राजनीतिक दल और किसी भी कार्यकर्ता, उसका आचरण ठीक है कि नहीं, वो जनता के बीच में, जनमानस के बीच में अपना स्थान बना के रख पाया है कि नहीं, इसको सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीके से देखने का, इसकी परीक्षा सिर्फ एक समय पे होती है, वो होते हैं नीचे से लेकर ऊपर तक के चुनाव। अभी वर्तमान के चुनावों में सारी नगर निगमों पर भारतीय जनता पार्टी का